नमस्कार साथियों, बीपीएससी ट्री परीक्षा में 2.0 में विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने है। ये सभी प्रश्न जो जैसा कि हमने ट्री 1.0 में देखा था कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और जो ट्री 2.0 का पेपर था, जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2023 को, इसमें भी एनसीईआरटी से प्रश्न आए थे। आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कोक। और इसके अलावा अगर बात की जाए कोल तार का, तो कोल तार का जो है कैसे हम प्राप्त करते हैं? तो जब कोक या कोयला गैस का बनाने के लिए, कोक या कोयला गैस को बनाने के लिए जब हम कोयले का कार्बनीकरण करते हैं, तब जाके हमको जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको कोल तार मिलता है। तो आपका ध्यान रखना कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कोल तार मिलता है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना बोलते हैं, और इसको काला सोना या ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पेट्रोलियम को जो है क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। तो आप इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, धातु निष्कर्षण में कोक का प्रयोग होता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बैगनी। और जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, बिब ग्योर के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो जो वायलेट होता है जिसको बैगनी कहते हैं हिंदी में, और साथ में जो रेड यानी कि लाल, तो जो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश होता है वो बैगनी होता है। और सबसे कम अपवर्तित अगर पूछेगा तो सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश लाल रंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में जो है अभी तक के जितने भी पेपर हुए बीपीएससी टीआरई में, सब में पूछा गया है, और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। फिर किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उसकी लंबाई के। हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं, जब रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का फार्मूला देखते हैं, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटा एरिया, यानी लेंथ, लंबाई अपान जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो आपको यहाँ पे जो है पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती पूछा है। तो अगर समानुपाती की बात करेंगे तो यहाँ केवल R जो है प्रतिरोध केवल लंबाई के ही समानुपाती है। और अगर एरिया की बात करें, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की बात करें, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको ध्यान रखना कि जो है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है, अब उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पे पूछा है समानुपाती। तो आपका आंसर हो जाएगा लंबाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का जवाब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया था, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस। और इसके अलावा बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो जो एल्कोहल जो है यानी शराब में जो इस्तेमाल होता है वो होता है इथेनॉल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। और इसके अलावा मेथनॉल की बात की जाए तो जो जहरीली शराब होती है, आप जो है समाचार पत्र में या टीवी पे न्यूज़ में देखते होंगे कि जहरीली शराब पीने से युवकों की मौत हो जाती है, तो ये जहरीली शराब इसको बोलते हैं। मेथनॉल जो है ज़्यादा जहरीला होता है। और कई बार क्या होता है कि जो है कई लोग जो है पैसे के चक्कर में दारू वगैरह, जैसे शराब वगैरह नहीं मिलता है कहीं पे, तो वो लोग जो है उसको ब्लैक सप्लाई करने के लिए मेथनॉल में जो है पानी मिला के बेच देते हैं। लेकिन मेथनॉल जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसको जहरीली शराब बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी
तो किसी ईंधन की दक्षता जो होती है वो उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो यह भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो ये प्रश्न हमने बीपीएससी टीआरई 1 के एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि वहाँ पे प्रश्न आया था, ये सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ था। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई के सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। और इसको मैंने पहले वाले वीडियो में इसको एनालिसिस बता दिया था। बाकी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जो जस्ता होता है रिएक्टिविटी सीरीज होती है, प्रतिक्रिया सीरीज होती है मेटल्स की, और प्रतिक्रिया सीरीज में जो जस्ता होता है वो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। जस्ता ज़्यादा से प्रतिक्रियाशील होता है टिन से, और जस्ता खाने के डिब्बों में जो है खाने के साथ में प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए हम जो है कम प्रतिक्रियाशील जैसे टिन के डब्बों का इस्तेमाल करते हैं, टिन का परत चढ़ाते हैं ताकि जो है खाने के साथ में अभिक्रिया ना हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे पारंपरिक सिंचाई पद्धति, तो खंडक प्रणाली सिंचाई पद्धति पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। चेन पंप प्रणाली पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। कक्षा 8 की एनसीईआरटी में, साइंस के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में ये दिया हुआ है, जिसका मैंने सारांश वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, साइंस के वहाँ पे कराया गया है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ये आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर। ड्रिप और स्प्रिंकलर जो विधियाँ होती हैं ये आधुनिक सिंचाई पद्धति के साधन हैं, और पारंपरिक सिंचाई पद्धति के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह एक जोड़ा होता है, या तो XX होगा या तो XY होगा। तो जो है एक जोड़ा या तो XX होगा या तो XY होगा। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक जोड़ा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव कान का श्रवण प्रास क्या है। तो यहाँ पे जो है हियरिंग रेंज पूछा है, हियरिंग रेंज या ऑडिबल रेंज। तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और 20 हर्ट्ज से कम जब होता है तो हम उसको जो है इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और अगर बात किया जाए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उस केस में हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया था, और एनसीईआरटी की कक्षाओं में डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कौन से जीव जंतु जो है कैसी आवाज़ निकालते हैं, किस जो है श्रवण की आवाज़ निकालते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नीला प्रकाश। दिए गए विकल्प में नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर हम बात करें तो विबग्योर जो होता है, और विबग्योर में जो वायलेट होता है बैगनी का जो ऊर्जा होता है सबसे उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, और रेड का जो है सबसे कम होता है। चूँकि यहाँ पे बैगनी और इंडिगो दिया नहीं तो आपका आंसर ब्लू हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अगली बार यहाँ पे विकल्प में बैगनी दिया रहेगा तो आंसर बैगनी ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बैगनी में या नीले रंग में यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं, पेंसिलेट बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो पेंसिलेट बनाने के लिए हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, और ये एनसीईआरटी 10th में डिटेल में दिया गया है। जो कार्बन वाला चैप्टर है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, तो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है डिटेल में, और वहाँ पे ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप एलोट्रोप ऑफ कार्बन बताया गया है। इसके अलावा कार्बन के अन्य प्रतिरूप भी हैं, जैसे कि डायमंड है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अन्य जो प्रतिरूप हैं वो कौन से हैं, डायमंड है, और इसके अलावा जो है एक बकमिंस्टर फ्लोरीन करके भी है, तो वो हम डिटेल में देख लेंगे एनसीईआरटी की कक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण दर्पण पर 30% के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो इसको हम पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, अब यहाँ पे ये जो है नॉर्मल हो गया, और ये हमारा जो है इंसिडेंट रे हो गया। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में तो जो किरण आपतित होती है तो इसको जो हम क्या बोलते हैं,
एंगल आई से डिनोट करते हैं और इस वाले को हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अंतर्गत जो है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो आपका एंगल आर का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, ये आपकी आपतित किरण हो गई जिसको आई से डिनोट किया गया, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित और अभिलंब के बीच में जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और साथ में अभिलंब और परावर्तित के बीच में जो कोण होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग जो है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई आपका जो है 30 डिग्री दिया गया है, तो एंगल आर भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 30 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, और इसको जो है इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की क्लासेस आपके लिए लेके आऊँ, स्पेशली क्लास 10th जहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस का, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं, तो क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं, मस्तिष्क से कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में आया था, रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोलिंग घर्षण। तो जो रोलिंग घर्षण होता है उसमें सबसे कम फ्रिक्शन इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रोलिंग होता है, जब कोई बॉडी रोल करते हुए जाती है, मान लीजिए बॉल है, तो बॉल जो है ये रोल करते हुए जाती है, तो बॉल को अगर हम पहाड़ी से नीचे की तरफ गिराएंगे तो जो रोलिंग घर्षण है उसमें जो है सबसे कम घर्षण लगेगा। और ये फिसलन की बात करें तो फिसलन में जो है घर्षण जो है रोलिंग से ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो रोलिंग घर्षण में सबसे कम, आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम घर्षण होता है रोलिंग घर्षण में, सबसे कम घर्षण होता है रोलिंग घर्षण में। तो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 जो कि परीक्षा 14 दिसंबर को हुई थी, उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि सभी के सभी प्रश्न फिर से एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों का विश्लेषण मैंने आपको बता दिया है, और आपको विश्लेषण में जो है जो अन्य पॉइंट्स या अन्य चीज़ें या अन्य तथ्य मैंने बताए हैं वो आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न हूबहू रिपीट हुए हैं, और कई बार परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जो है क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।